शाहरुख खान साहब तो आ गए। Okay, so we have this HTML code और यहाँ पे let's say we have a heading and that heading says ठीक है। ठीक है जी, so we have created this page that has got a heading, some paragraph with a link and uh, an image. So अगर हम inline इसको inline जो है इसकी styling करें, so that would be through the style attribute and then we would say font family is, let's say, Arial, font size is 18 pixels and color is blue. ठीक है, and we have applied CSS on this paragraph, and now if we have multiple paragraphs on the same page, so we'll have to do the same in all the paragraphs. हमें ये इसको copy paste करना पड़ेगा, and we said this isn't a good approach to coding like this. ठीक है, so हम क्या करेंगे, we are going to take this styling out of here. ठीक है, and we would take it into the head section and create an element with the name style. And now we can paste our code over here and we defined it for a paragraph. ठीक है, तो ये paragraph यहाँ पे आ गया. We'll do some modifications to the code. ये quotes वगैरह जो है इसकी जरूरत नहीं है, and we'll end it here, and this is the style that we have got for a paragraph. ठीक है, and we have exactly the same styling, so it means this is the better approach. As we said कि now अगर हमारे पास पेज के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स, हमें एक्सप्लिसिटली ये एक एक पे लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब पे एक साथ अप्लाई हो जाएगा. अगला काम हम ये करते हैं, which is like something that we more often do, कि हम यहाँ पे वेब प्रोजेक्ट का एक फोल्डर बना लेते हैं. Let's put them inside this folder. ठीक है, और जनरली with time the pages are going to grow, तो आपको अभी से चाहिए कि आप प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से उसको करें, फाइल मैनेजमेंट को अभी से प्रॉपरली यूटिलाइज करें कि चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो. मतलब आपके पास एक CSS की फाइल होगी, स्टिल मेक अ सेपरेट फोल्डर फॉर CSS. आपके पास एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी, स्टिल मेक अ सेपरेट फोल्डर फॉर जावास्क्रिप्ट, ताकि बाद में जब चीजें ग्रो करेंगी और फिर आप उसके लिए अलग अलग फोल्डर बनाएंगे तो वो सारी लिंकेजेस जो आपने दी हुई है वो सारे डिस्टर्ब होंगे और फिर आपने एक एक पेज के अंदर जाके वो लिंक्स भी ठीक करने हैं. तो ये जो है अभी से अगर आप उस अप्रोच के साथ जाएंगे तो आपको बाद में कम एफर्ट करनी पड़ेगी. सो लेट्स मेक फोल्डर्स फॉर CSS एंड जावास्क्रिप्ट. हमारे पास फिलहाल कोई जावास्क्रिप्ट है नहीं, लेकिन बाद में हम इसी को मॉडिफाई करेंगे. इमेजेस जो है आपके पास दो तरह के होंगे, एक कंटेंट इमेजेस होंगे, उसके लिए हम यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं, बल्कि जो वेबसाइट बहुत बड़े हैं उसके अंदर फिर यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स के अंदर फोल्डर होते हैं इमेजेस के. यानी आपके पास एक पूरा कंपोनेंट है फाइनेंस का, तो फाइनेंस के इमेजेस उस फोल्डर के अंदर होंगे.
हमारा लेट से कि एक ही इमेजेस का फोल्डर है और हम यहीं पे सारे इमेजेस जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इमेज है ये हम यहाँ पे डाल देंगे, लेकिन वो सारे इमेजेस विच आर पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर सीएसएस वो आप सीएसएस के फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर बना के वहां पे डालें, ताकि ये सेपरेशन भी क्लियर हो। कुछ इमेजेस जो है वो आपके कंटेंट से रिलेटेड होंगे, जैसे हमारा ये वाला इमेज है, दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द कंटेंट जो हम यूजर को शो करना चाहते हैं, हम जो भी दिखा रहे यूजर को जो कंटेंट है उससे के साथ ताल्लुक है इसका। कुछ इमेजेस वो है जिसका पेज के कंटेंट के साथ ताल्लुक नहीं होता, दैट इज जस्ट दे आर जस्ट रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे किसी पे इसके बैकग्राउंड का कोई इमेज है, या जो है वो छोटे छोटे आइकन्स वगैरह के जो इमेजेस हैं, दे आर ऑल इमेजेस that are not particularly used as to convey something meaningful in relation to the content, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन से उनका ताल्लुक है। वो आइकन होते हैं, कहीं पे बुक का होता है, कहीं पे वो रजिस्टर के लिए यूजर का वो मुंह बना होता है, दे आर ऑल दो आइकन्स आर रिलेटेड टू द सीएसएस। तो उसके लिए आप सीएसएस के फोल्डर के अंदर वो बनाएं, ताकि आपके कंटेंट के जो मीनिंगफुल इमेजेस हैं और जो टेम्पलेट के इमेजेस हैं वो आपस में अलग अलग हो जाए और वो कंफ्यूजन भी ना हो। दोनों में फर्क भी हम इसलिए रखना चाहते हैं कि जो फॉर्मेट रिलेटेड इमेजेस हैं उनको हम बहुत छोटा और बहुत कम रेजोल्यूशन के साथ रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उनका मकसद भी यही होता है। जो आपके लेट से आपका ये पूरा आर्टिकल है मशीन लर्निंग के बारे में, तो जो मशीन लर्निंग के इमेजेस हैं वो हम जरा रीजनेबल चाहते हैं, ताकि लोग उसको बड़ा करके और उसके जो लिंक्स वगैरह हैं उसको प्रॉपरली समझे। तो वो इमेजेस हम जरा बड़ी रेजोल्यूशन के साथ रखेंगे और वो इमेजेस जो है वो कम भी यूज होंगे। और जो दूसरे हैं वो तो एक पेज के अंदर काफी ज्यादा होंगे, और उसका जनरल मकसद ये है कि यूजर को जस्ट गाइड करे, उसके अंदर कोई इतनी खास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप उसको थॉरोली एक्सप्लोर करोगे। तो इस वजह से वी वुड वांट टू कीप देम ब्रीफ एंड स्मॉलर इन साइज। ठीक हो गया, सो वी हैव क्रिएटेड अ फोल्डर। और अब हम यही करेंगे कि हमारे पास सीएसएस हमने यहाँ से निकाल दिया था, नहीं, ये पूरी सीएसएस हम यहाँ से उठा लेते हैं, कंट्रोल एक्स, ये यहाँ से निकल गया, सीएसएस के अंदर आ गए। यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक हो गया, एग्जैक्टली हम यही स्टाइल वहां पे भी जिस तरह कोडिंग का फॉर्मेट था वो एग्जैक्टली इसी तरह से फॉलो करेंगे। और अब ये होगा कि वी हैव स्टाइल्ड इट ओवर हियर। लेट्स से हम कुछ और इमेज के लिए भी अप्लाई कर देते हैं कि जो भी इमेजेस हों उनके साथ क्या करें, उनकी हाइट जो है उसको 200 पिक्सल्स कर दें, विड्थ को हम ना भी दें। अब हाइट और विड्थ में एक सेट करें तो दूसरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। ये उसी स्केल के साथ छोटा बड़ा करता है, आप करने को देने को दे सकते हैं, लेकिन ना भी दें तो ठीक है। बॉर्डर इज लेट्स से जी, विड्थ विड्थ हाइट ना दें तो फिर तो हाइट भी ना दें, विड्थ भी ना दें तो फिर तो डिफॉल्ट वो वहां से उठा लेगा जो ओरिजिनल साइज है। हाँ, वो भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। देखो, इमेज की अगर विड्थ जो है वो 400 है और आपने 200 दे दी है, तो जब विड्थ हाफ पे आ गई तो वो हाइट को भी हाफ कर देगा। आप दोनों में से एक दिन तो उसी स्केल से दूसरे को भी कम कर देगा। नहीं नहीं, ये एब्सोल्यूट है। नहीं नहीं नहीं, वो रिलेटिव है ये। कहाँ पे? ये इन C/3 इट्स एब्सोल्यूट, ठीक है, इट्स 1/96 ऑफ द इंच। इससे पहले रिलेटिव था, लेकिन इन C/3 इट्स एब्सोल्यूट, तो वो फिक्स हो गया है। तो हम जनरली फिक्स के लिए पॉइंट और वो सारे हैं, लेकिन यू वुड मोर ऑफन सी के जहाँ पे फिक्स है वो पिक्सल ही यूज होते हैं, क्योंकि स्क्रीन साइज को जनरली हम पिक्सल्स में देते हैं, बट दिस इज एब्सोल्यूट। अच्छा जी, सो अभी हमने इसको लिंक नहीं किया अपने पेज के साथ, सो वी वुड कम ओवर हियर और से के इसके लिए एक और एलिमेंट है दैट वुड एक्चुअली डू दिस लिंकिंग, दैट इज कॉल्ड लिंक। we'll define the attribute rel, there is style sheet, and href is the path of that file, which is my, अच्छा, css. Now this is where relative path comes into play. हम पूरा path नहीं देंगे, हम चाहते हैं कि with respect to the current page हम path दें। तो हम उसको बता रहे हैं कि where we are currently, जिस फोल्डर के अंदर है,
उस फोल्डर के बाद CSS फोल्डर के अंदर जाएं एंड देट गो टू माई स्टाइल डॉट CSS और इसको बंद कर देंगे। इट्स सिंगल टैग एलिमेंट, तो हम सेल्फ क्लोजिंग इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। एंड नाउ इफ यू डू दैट, सो यू कैन सी के बाकी अच्छा स्टाइलिंग भी नहीं अप्लाई हुई। और इमेज के साथ क्या हुआ? हाँ, इमेज को भी हमने डाल दिया है इमेजेस के फोल्डर में। जी, अच्छा ये पेज वही पुराना है, इसको हम बंद कर देते हैं और हम यहाँ से आके इसको दबा, ठीक है CSS अप्लाई हो गई है। इमेज अभी भी लोड नहीं हुआ, सो लेट्स जस्ट सी व्हाट्स द प्रॉब्लम विद द इमेज। इमेजेस, इसको रिमूव करके देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। जी, क्या मतलब? वो हमने बताया है ना। अच्छा वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो नहीं करना, वो रिलेटिव पाथ देनी है आपने। अच्छा ये देखिए, ये अभी भी वो पुराना पाथ उठा रहा है। तो हमने बेसिकली ये पेज अपडेट हमने सेव, पता नहीं है जी। अच्छा एक और काम कर लेते हैं, मे बी दैट इज द प्रॉब्लम कि इसने कैशे कर लिया है और अब ये पुरानी कॉपी उठा रहा है। क्योंकि जब हमने फाइल वहां से मूव की, ये अभी भी हमें वो पुरानी एड्रेस पे सही फाइल दिखा रहे थे, तो इसने प्रॉब्ली कैशे किया हुआ है। वो अभी भी अपडेट नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ हाँ, लेकिन ये हमने तो मेमोरी क्लियर कर दी है, फिर भी इसको। उसमें भी शायद ये कैशे पुरानी तो उठाता है लेकिन नई नहीं बनाता। ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ फिर हम दूसरे ब्राउजर के अंदर खोल लेंगे। हाँ सेम इशू। अच्छा, इसी को ना रिप्लेस कर दे। चल रही है, गुड। और इसको फुल। अच्छा, या ये हो सकता है कि हम अभी तक पुरानी कॉपी को अपडेट कर रहे हो।
तो इसको भी हम यहाँ पे खोल लेते हैं और इसके अंदर वही पड़ा हुआ है। तो देखिए उसने भी हमें ये नहीं बताया कि दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। हमने जहाँ पे चेंजेस की थी वो भी पुरानी एड्रेस पे था। सो हमने बस ये करना है कि इमेजेस ये हो गए एंड होपफुली दिस शुड रिजॉल्व एवरीथिंग। ओके जी। अच्छा, लेट्स से वी वांट टू डू सम मोर स्टाइलिंग। सो इमेज, और इसको हम कहते हैं कि क्या करें, फ्लोट कर जाए किस साइड पे, राइट पे। ठीक है, सो द इमेज इज गोइंग टू मूव टू द राइट एक्सट्रीम। नहीं कर रहा। अच्छा, इमेज फ्लोट राइट। जी, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इसको हटा देते हैं। तो ये अच्छा, वो भी हमारा पुरानी लिंक रेल स्टाइल शीट एच एफ सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक हो गया। सो नाउ एज वी अप्लाई मोर एंड मोर स्टाइलिंग, तो आपका ये पेज जो है दैट वुड गेट मोर अकॉर्डिंग टू हाउ यू वांट इट टू बी। लेकिन अगर आपकी स्टाइलिंग के स्किल्स आपके मेरे जैसे हैं, सो आपको 2 साल लगेंगे इसकी शक्ल कुछ बेहतर बनाने में। ठीक है, आपको हर चीज की कॉम्बिनेशन देखनी पड़े। अच्छा, ये कलर इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा, ये उसके साथ, ये इधर ठीक नहीं लग रहा। कुछ लोगों के जनरली ये एस्थेटिक सेंस काफी बेहतर होती है एंड दे वुड जस्ट ट्राई फ्यू थिंग्स और उसकी वजह से काफी बेहतर जो है वो शक्ल उसकी निकल सकती है। सो उसका भी देखते हैं कि क्या पॉसिबल सोल्यूशन है, बट बिफोर दैट लेट्स गेट थ्रू द थिंग्स जो हमारे पास यहाँ पे स्लाइड्स पे हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हम ऑलरेडी ये सारा कर चुके हैं। आईडी और क्लास बेस्ड सिलेक्टर्स की हमने बात की। ठीक है, यू कैन सेट देम थ्रू एट्रीब्यूट्स एंड ऑल दैट, लेकिन जनरली ये चीजें वो हैं कि जो रेयरली आपको कहीं यूज होते हुए नजर आएगी। सूडो क्लासेस की हमने बात की कि सूडो सिलेक्टर्स आप कैसे रख सकते हैं। तो दीज आर द प्री डिफाइंड क्लासेस फॉर ईच एलिमेंट। ठीक है, जैसे एंकर की हमने देखी कि लिंक है, विजिटेड है, हवर है, एक्टिव है। तो ये बेसिकली वो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो एक ही लिंक के ऊपर आपको मिलेंगे। आप लिंक का जो स्टाइल सेट करेंगे वो लिंक वैसे ही वैसे नजर आएगा जब आप पेज को लोड करेंगे। जब आप विजिट करेंगे और वापस आएंगे तो विजिटेड के जो स्टाइल है अब आपको वो वैसे नजर आएंगे। ठीक है, जो आपने विजिटेड में जो स्टाइलिंग दी हुई है, द सेम वे आप हवर करेंगे तो उस दौरान आपको वो वाली स्टाइलिंग नजर आएगी। तो दीज आर बेसिकली द डिफरेंट सूडो क्लासेस। और सूडो क्लासेस का मतलब ये है कि हमने ये बात की थी जावास्क्रिप्ट के अंदर कि आप अगर जावास्क्रिप्ट नहीं यूज करते तो जो चीज जिस तरह से डिफरेंट नजर आते हैं। जैसे आपके पास ये यहाँ पे ये डिफरेंट होम पेज के अंदर ये बटन है। तो आप जिस बटन के अंदर है यहाँ पे आपको उसका कंटेंट नजर आ रहा होगा। अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया है तो इसकी स्टाइलिंग बाकियों से बदल जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया तो अब इसकी स्टाइलिंग बदल जाएगी ऊपर वाली। ये हम सिर्फ चीजें सेटिंग कर सकते हैं, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी। लेकिन ये सूडो क्लासेस हमें ये थोड़ी सी वो कॉन्सेप्ट देते हैं कि हम सीएसएस के अंदर रहते हुए ये काम कर सकते हैं कि आपको डिफरेंट इफेक्ट्स मिल रहे हैं एक ही चीज को दिखाने के। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आपने जैसे स्टाइल किया बस वो वैसे ही नजर आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें ये भी हमने देख लिया था कि विद रिस्पेक्ट टू वन एलिमेंट यू कैन असाइन डिफरेंट स्टाइल्स इन अदर एलिमेंट। इसकी थोड़ी सी हमने वो एग्जांपल भी लास्ट क्लास में देखी थी। और इसका एडवांटेज ये है कि जनरली हम ये चाहते हैं कि लेट्स से मेरे पास ये साइड बार है, तो इफ द साइड बार इज यूजिंग अ पर्टिकुलर स्टाइल, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि इसकी विड्थ के मुताबिक हो, जिसके अंदर जो पैराग्राफ है उसकी स्टाइलिंग जिस तरह से इसका बैकग्राउंड है ये भी उसके अकॉर्डिंगली सेट हो। इसके अंदर बटन है, मतलब आप देखते हैं कि स्टाइलिंग में जब लोग कोई असाइन करते हैं तो दे आर ऑन रिलेटेड फीचर, इस वजह से वो सारी कॉम्बिनेशन अच्छी लग रही होती है। तो ये सारे इन रिलेशन टू वन अनदर होते हैं। अगर आप इसका मोबाइल चेंज करते हैं तो इसके अंदर
आपकी वो क्लास चेंज करनी पड़ेगी। तो इफ यू डू इट विद दिस अप्रोच दैट इज इनडायरेक्ट, तो वो क्या होगा, आप एक जगह पे क्लास चेंज करेंगे और इकोनॉमी सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, हमने इसकी एग्जांपल लास्ट क्लास में देखी थी याद है आपको? ठीक है, हमने क्या किया, हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर एक क्लास अप्लाई की और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे जो लिस्ट आइटम्स थे और कुछ लिस्ट आइटम में हमारे पास जो एंकर थे वो सारे हमने विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लास के वो उसके साथ लिंक कर दिए थे। आप यहाँ से एक क्लास हटा देंगे, बाकी सभी वो साइड में हट जाएगी। आप यहाँ पे दूसरी क्लास लगा देंगे, ये सारे उसके अकॉर्डिंगली साइड कर देंगे। तो दैट इज द मेन एडवांटेज। जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट निकालने के दो तीन तरीके होंगे, दो तीन क्लास होंगे और आपके नेट से यहाँ पे क्लास उसका अगर मैं नाम दे दूंगा ए है या बी है, सी तीन नाम लिखेंगे हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट की खास तौर पे ये क्लास है और उसका नाम हमने रखा है ए। ठीक है, तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट की इटसेल्फ वो आ जाएगी स्टाइलिंग के अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे आप दिखाएंगे। यहाँ पे आप दिखाएंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है जिसका नाम ए है, ए हम नाम नहीं कर सकते क्योंकि ए एंकर है, तो हम कुछ नाम बदल देंगे, इट्स अ कीवर्ड। तो A1 कर दिया। अब A1 जो है उसके अंदर जब लिस्ट आइटम हो तो उसकी स्टाइलिंग क्या होगी, एक्सक्यूज मी सर, आगे हम कहेंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो ये क्लास है इसके अंदर जब लिस्ट आइटम हो उसके अंदर एंकर हो तो उसकी स्टाइलिंग क्या होगी, वो हम यहाँ पे दे देंगे। तो ये तीन हमने डिफाइन किए विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लास। अब आप यहाँ पे ये क्लास बनाएंगे और उसके जितने डिसेंडेंट्स हैं उन सब के लिए सारे क्लासेस अप्लाई हो जाएंगे। हमें एक एक पे जाके वो क्लास अप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो बेसिकली आपका वो जो प्लग एंड प्ले वाला जो कंट्रोल है वो एक हैंडल एक जगह पे आ गया है। आपने एक क्लास के अंदर इस तरह से आपने बी क्लास डिफाइन की, लेट्स कॉल दैट B1। तो B1 जो है वो इस तरह से कोई क्लास है, B1 डॉट सॉरी B1 लिस्ट आइटम जो है उसकी यहाँ पे क्लास आ गई, वो डिटेल्स आ गई स्टाइलिंग। B1 क्लास के अंदर L5 उसके अंदर एंकर है उसकी यहाँ पे आ गई। आपने ए लगा के देगा, ऐसा लग रहा है कि नहीं कभी को आपके क्लास की नाम से बी कर दिया और अनऑर्डर्ड उसके अंदर लिस्ट है उसके अंदर एंकर सब स्टाइलिंग है वो चेंज हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास अप्रोच होता है इस तरह के डिसेंडेंट्स के ऊपर जो है स्टाइलिंग करने का कि आप एक ही ऊपर से एक हायरार्की के अंदर एक चेंज करते हैं, the rest are going to align themselves according to the styles that you have defined। तो स्टाइल तो आपने अभी भी सारे डिफाइन कर। अच्छा, सर वो जब आपने बोर्ड इस्तेमाल किया तो सर बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। जी सर मैं कहा आपने जब बोर्ड इस्तेमाल किया तो सर आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। हाँ, तब तो नहीं आएगी।
सर वो आपने लास्ट टाइम सर लैब में आपने वो नोटपैड इस्तेमाल किया था सर, अगर वो पॉसिबल है तो। हाँ, वो हम साथ साथ कर रहे हैं, बस एक दो चीजें कभी जरूरत पड़ती है तो। अच्छा, सो फॉर दिस पेन लेट से हम यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग जो है वो स्क्रीन शेयर्ड आपके साथ। यस सर, शेयर्ड है। अच्छा, सो यहाँ पे हम कहते हैं कि इसके साथ क्या करो, फॉन्ट विथ मेक इट बोल्ड। ठीक है, सो व्हाट इट्स गोइंग टू डू इज, अच्छा, सो मुझे तो कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। स्पेन हमने एलिमेंट का नाम वो दिया है, फॉन्ट साइज, सॉरी फॉन्ट वेट, और उसको बोल्ड कर दिया है। और यहाँ पे हमने स्पेन जो है इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर डिफाइन किया हुआ है। पता नहीं क्या हिसाब है ये। हाँ, हो गया है, लेकिन ये काफी देर के बाद हो रहा है। ये कितनी बार? हाँ जी, ये दो तीन दफा मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये नहीं करता, ये फिर 2-3 मिनट के बाद खुद जाके चेक करता है। और अच्छा, सो अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि आप देखिए इसमें क्या किया। जो हमने कहा था जो स्टाइल वो तो इसके कंपोज कर दी, हम कह रहे थे कि आपके पास वो आएगा, आपके पास दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो एक कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो ये रीजन हो सकता है कि हमने क्या किया, वी गेव अ कलर ऑफ ग्रीन टू द पेरेंट व्हिच इज अ पैराग्राफ। उसके अंदर एक चाइल्ड एलिमेंट है जिसका नाम है स्पेन। उसके अंदर हमने फॉन्ट को बोल्ड कर दिया, उसके पेरेंट को बोल्ड नहीं किया था। तो इसने क्या किया, जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी वो उठा ली, लेकिन उसका कलर हमने नहीं दिया। तो इसने क्या किया, कलर इसने उठा लिया पेरेंट का। ठीक है, तो जहां पे जिस एलिमेंट के लिए आप प्रॉपर्टीज इनहेरिट नहीं होती। जो इस तरह की प्रॉपर्टीज है, कलर हो गया, बैकग्राउंड हो गया, ये इस तरह की चीज अगर मैं
ठीक है, हर एट्रीब्यूट तो फिर पता चल जाएगा। जो है वो इसको मार्जिन से बाहर नहीं लगाना चाहिए था। ओके, तो ये अब ये सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं डिफ के ऊपर। बॉडी के ऊपर अगर हम जाएं तो बॉडी के ऊपर भी ये सारे स्टाइल्स हमारे ठीक तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। विड्थ इसकी 80% है, लेफ्ट मार्जिन जो है उसका वो 10 है, बट समहाउ द होल पेज इज गेटिंग दिस बैकग्राउंड कलर। हालांकि आइडियल केस में मे भी होना ये चाहिए ताकि मार्जिन जो है वो बैकग्राउंड कलर उसका हिस्सा नहीं, मार्जिन ओनली कवर्स द इनर पार्ट ऑफ द एलिमेंट, लेकिन ये पूरी उसके ऊपर लग रहा है। ये देखें यहाँ पे, अच्छा ये ब्लॉक उसको रखा हुआ है, सो दैट कुड बी अ रीजन। ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है ब्राउजर की, ये देखें ये हमारी स्टाइलिंग है और ये ब्राउजर ने डिफॉल्ट इसको ये रखे हुए, तो हमारी स्टाइलिंग का इफेक्ट ये आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ब्राउजर ने उसको डिसेबल किया हुआ है। उसको हमने 80% कर दिया है, 10% दोनों साइड से जगह खाली छोड़ दी है, तो उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन द ब्राउजर इज रिस्ट्रिक्टिंग इट। हम नहीं होती। अब अगर यहाँ से हम ये डिफ जो है इसकी ये 50% ये हटा दें, ठीक है, तो इसने ये नहीं किया। अपने पेरेंट के 80% था, तो ये नहीं कि इसको इनहेरिट करके ये खुद अपने पेरेंट के 80% हो जाए। ठीक है, सो पोजीशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज आर नॉट गेटिंग इनहेरिटेड। अगर आपने किसी डिफ का हाइट और विड्थ सेट की है, तो उसका जो चाइल्ड है वो उस चीज को इनहेरिट नहीं करता। कलर इनहेरिट हो जाएगा, फॉन्ट फैमिली वगैरह। अब देखिए ये जो हमने स्पेन डिफाइन किया जिसको हमने बोल्ड कर दिया है, इसका कलर उसने अपने पेरेंट का कलर इनहेरिट किया। जब हमने इसका कलर सेट नहीं किया तो ये ब्राउजर के डिफॉल्ट कलर पे नहीं गया जो ब्लैक था, इसने अपने पेरेंट का कलर इनहेरिट किया है। तो जिसके लिए आप नहीं डिफाइन करते वो अपने पेरेंट का इनहेरिट कर लेता है, लेकिन इस तरह की प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती है। पोजीशन प्रॉपर्टीज जैसे साइज हो गया, मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गई, ये प्रॉपर्टीज नहीं इनहेरिट होती। ये अगर आपने पैडिंग पेरेंट के लिए कर दी है, चाइल्ड फिर फुल लेंथ पे जाएगा। सो द डिफॉल्ट ऑफ अ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज कि वो हमेशा फुल लेंथ पे जाएगा। ठीक है, अगर इस डिफ के अंदर है, ये हमने डिफ पे अप्लाई की है और हमने जो है पैराग्राफ उसके अंदर लिखा है, सो द पैराग्राफ गोज फुल लेंथ, वो अपने पेरेंट के 80% पे नहीं जाता। ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है, दिस इज द पैडिंग जो हमने सेट की है, ये फुल लेंथ जा रहा है। उसके अंदर आप कोई और एलिमेंट डिफाइन करेंगे, वो अपने पेरेंट के फुल 100% आएगा। ठीक है, यानी डिफ को अगर आपने 50% पे रखा है, तो उसके अंदर आप जो डिफाइन करेंगे दैट विल कंज्यूम दैट होल 50%। वो ये नहीं कि वो अपने पेरेंट के 50% पे जाएगा। सो पोजीशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज आर नॉट इनहेरिटेड। फिर ये चीज जो है ये स्पेसिफिसिटी के ऊपर भी है कि आपने कितना स्पेसिफिक करके डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज जितनी स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होंगी उतनी वो उसके लिए यूज होंगी। लेट से हमने पैराग्राफ के लिए दो प्रॉपर्टीज डिफाइन की है, एक पी के लिहाज से की है और एक विद रिस्पेक्ट टू अ क्लास की है। तो अब क्लास इज मोर रेलेवेंट देन पी व्हिच इज कैन बी अप्लाइड टू एनी पैराग्राफ, तो ये वो वाली उठा लेगा। ठीक है, इनहेरिटेंस की हमने देख ली है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि अगर आपने जनरल पैराग्राफ के लिए रखी और ये पैराग्राफ फॉर क्लास डिफाइन की है, वो क्लास वाली प्रॉपर्टी जो है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी। समझ आ रही बात की? तो जो जितना स्पेसिफिक होगा वो अप्लाई होगा। ठीक है, लोकेशन
पोजीशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है ये इनहेरिट नहीं होंगी, ये हर एक की जनरली
अच्छा। हाँ, ये एक और चीज है, दिस इज के लेट्स से यू हैव फाइंड द हाइट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, कोई डिफ का या किसी पैराग्राफ का आपने हाइट और विड्थ डिफाइन करी है, एंड देन द एक्चुअल कंटेंट ऑफ दैट पैराग्राफ और दैट डिफ इज बेसिकली समथिंग कि वो उसकी साइज से बड़ा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, दो तीन उस तरीके वो हो गया, तो नीचे एग्जांपल समझ आ गई ना, जो बैकग्राउंड आपने सेट किया है दैट इज एक्चुअल साइज दैट यू हैव डिसाइडेड फॉर दिस पैराग्राफ, और आपने जो कंटेंट डाला दैट इज आउटसाइड, दैट इज outside of the actual size. ठीक है। समझ आ रही है बात की आपने?
और उसके साथ हम आज एंड कर देंगे, और मैं आपको उसके ऊपर एक टास्क दूंगा ताकि उसके ऊपर टच करने का यहाँ पे जरूरत ये है कि आप जो है इन टर्म्स दैट फैसिलिटी आप अभी से सोचना शुरू कर दें। ठीक है, सो दैट इज बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? वी ऑलवेज टॉक अबाउट फ्रेमवर्क्स। ठीक है, और फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट के ये आपके लिए आपके काम को आसान करता है, आपके लिए टेक्स्ट जनरेट करता है, लेकिन ये आपके बिहाफ पे कोड नहीं करता। दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विद वनीला कोडिंग एंड देन वी जंप टू अ फ्रेमवर्क, क्योंकि फ्रेमवर्क जो है उसको ये नहीं पता कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से आप कंप्लीटली फ्रेमवर्क पर रिलाई नहीं कर सकते। अगर आपको कोडिंग नहीं आती और आप फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो आप इस तरह से हो गए हैं जिस तरह से आप किसी यूजर को कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देते हैं और आप उसको स्क्रीन के ऊपर कुछ बटन दिए हुए हैं। वो बटन तो आप प्लग एंड प्ले कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। सो दीज frameworks are not entirely designed to cover everyone's needs. आपको कुछ अपनी जो जरूरत है, जो करंट क्लाइंट है, कुछ उसके अंदर जरूरत पड़ सकती है। so that's why it's very important। आप फ्रेमवर्क का मेन मकसद जो है that is to speed up your work। हमने जो बात की कि अगर ये मैं अपनी स्टाइल को कुछ रीजनेबल क्वालिटी का बनाऊंगा तो मुझे इसमें साल लग जाएगा, फिर भी उसकी कोई शक्ल नहीं निकलेगी। तो अगर आप फ्रेमवर्क यूज करते हैं आपका काम बड़ा तेज हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास मेरा सी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है या सीएसएस का है तो मेरे लिए सारा काम है। just to get the framework is bootstrap। जी हाँ, तो आप किधर थे? आप फिर भी ऑनलाइन है? तो इतने गरीब आप क्लास के दौरान में पहुंच सकते हो फिर भी नहीं आ रहे। देख ले कौन फायदा कौन सा वो तो आप सबको बता रही है। आप पेपर में बड़ा दबा के कोड करेंगे क्या? जो करेंगे वो आएगा। जी, डेफिनेशन तो हमने पढ़ी नहीं है। किस चीज की डेफिनेशन आपने देना? हाँ, उससे कुछ आ सकता है। कोई पुनः एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है उससे। जी नहीं, उसको अपनी इंटरेस्ट के लिए अगर कोई देखना चाहते हैं तो ठीक है।
हैं। तो अगर वो चीजें जो है अगर आपका एडिटर सपोर्ट नहीं कर रहा तो एडिटर के अंदर आपको वो ऑप्शंस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको खुद से पता है तो आप खुद से टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एडिटर को अपग्रेड कर देंगे तो वो मसला हल हो जाएगा। और अगर ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे एडिटर के अंदर आपने वो सेट कर दिया है, आपने इनपुट टाइप जो है उसे ईमेल कर दिया, लेकिन ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स के ब्राउजर का वर्जन बहुत पुराना है, वो HTML5 को सपोर्ट नहीं कर। तो ये दो चीजें हो सकती है, या तो आपको HTML5 नहीं आती, या एडिटर को नहीं पता, या ब्राउजर को नहीं पता। अगर एडिटर को पता है ब्राउजर को नहीं, तो आप HTML5 में कोड करेंगे, लेकिन ब्राउजर उसको नहीं पहचानेगा, वो उसको पुराने उसके मुताबिक दिखाएगा, या जिसको अंदर उसको एरर नजर आएगा वो उसको नहीं दिखाएगा। अगर अब ब्राउजर अपडेटेड है जनरली आजकल तकरीबन कर रहे हैं सारे, HTML5 को काफी टाइम हो गया। बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप जैसे हमने बात की कि ये आपको स्टाइलिंग के अंदर हेल्प करेगा। अब बूटस्ट्रैप की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड भी है, उसमें जावास्क्रिप्ट हो तो तभी वो पूरी चीज ठीक काम करती है। जैसे मैंने आपको ये वाले ऑप्शन बताए कि आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका स्टाइल बदल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो इसका स्टाइल बदल जाएगा। ये जावास्क्रिप्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर जावास्क्रिप्ट का वर्जन भी है, वो हम अभी फिलहाल नहीं देखेंगे बिकॉज वी हैवंट कवर्ड जावास्क्रिप्ट। हम पहले वनीला जावास्क्रिप्ट देखेंगे कि इनएक्टिव जावास्क्रिप्ट में कोड कैसे होता है, फिर उसकी तरफ जाएंगे। फिलहाल हमने CSS कर दिया, so we just going we will be using the CSS part। आप यहाँ से सारा डाउनलोड कर सकते हैं, मे बी वी डोंट नीड दैट। हम यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चले जाते हैं कि अच्छा इसके अंदर है क्या कुछ और वो काम कैसे करता है। बिफोर वी डू दैट, लेट्स यूज बूट स्ट्रैप। और बूटस्ट्रैप को हम कहते हैं कि क्या करो, bootstrap.css पे आप देखें, ये फॉर्म के अंदर आप जाएंगे तो ये आपको फॉर्म के बड़े अच्छे अच्छे टेक्स्ट दिखा देगा। और ये आप अच्छा ये चीज में ढूंढ रहा था, सारे अप्लाई करोगे, कुछ एलिमेंट्स के ऊपर डायरेक्टली हो जाते हैं, कुछ क्लासेस के तौर पे यहाँ पे जो भी अवेलेबल है बूटस्ट्रैप के अंदर वो आप अप्लाई करेंगे। और सेकेंडली हमें उसको लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए ये यहाँ पे उसकी ऑनलाइन लिंक है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो पेज है वो रिलेटिवली स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपकी CSS कहीं और पड़ी हुई है, आपका वेबसाइट कहीं और है, तो ये रन टाइम पे जाके वहां से स्टाइल उठाएगा। तो आप इसको लोकली डाउनलोड करके अपने CSS के फोल्डर में डाल सकते हैं। हम फिलहाल इसको ऐसे कर लेते हैं कि इसको वहीं से लाइव उठा लेते हैं। सो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसके अंदर हम एक CSS है, हम साथ में दूसरी भी लगा सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। रेल अच्छा ये हम पूरा वो लिंक ही डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा पेज पे कोई फर्क पड़ेगा? ठीक हो गया। ये कहाँ से वो चीजें इसके पास आ गई है, ये हमारे पास जो चीजें हमने नहीं डिफाइन की वो इसने डिफॉल्ट उठा ली है। और जो अंदर जो हम स्टाइल उठा रहे हैं उसके अंदर भी आप देखें H1 का आपको लग रहा है वो कि वो फॉर्मेटिंग चेंज हुई है, ठीक है। वो सारी ये हमने नहीं डिफाइन की, तो इसने ब्राउजर के डिफॉल्ट से उसने उसकी प्रेसिडेंस हाई थी तो उसने चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, लेकिन इससे हमें इतना ज्यादा देखें, ये इसका भी वो टेक्स्ट चेंज हुआ है, ये और लाइन की स्पेसिंग भी थोड़ी बढ़ गई है, ये पैराग्राफ के अंदर भी चेंजेस आई है। ये अगर आप दो सेपरेट विंडोज में खोल लेंगे तो आपको क्लियरली उसका आइडिया हो जाएगा। अच्छा अब मुझे अपना पेज के अंदर लेट से फॉर्म के कोई एलिमेंट्स चाहिए, मुझे कोई कंटेंट से यहाँ से देगा, मुझे लेट से कोई लेबल चाहिए अपने पेज में, अगर मैं टेबल बनाऊंगा और फिर देखा यही लगी जैसे हम आपने मेरे सेटिंग्स देख लिए, मैं कौन सा कलर बैकग्राउंड वगैरह यूज, तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये इसने मुझे पहले से ये सारी चीजें तैयार करके दे दी है, ठीक है। लेट से मुझे ये वाला टेबल पसंद आ गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसने पहले मुझे बता दिया है कि ये वाले क्लासेस जो है आप यूज करेंगे आपका जबरदस्त होगा। हमारे पास टेबल भी नहीं है तो हम टेबल तैयार उठा लेते हैं। लेट्स यहाँ पे ये एक तैयार टेबल पड़ा हुआ है, मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ से मैंने टेबल उठाया, इसको मैं अपने पेज के अंदर डाल लेता हूँ। आप इसका कंटेंट जो है वो अपने मुताबिक बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपको टेबल, और यहाँ से मुझे टेबल एग्जैक्टली किस फॉर्मेट का चाहिए, यहाँ से लेट से मैं यहाँ पे नीचे आ गया और मुझे यहाँ से लेट से ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं टेबल्स के, मुझे लेट से ये वाला टेबल पसंद आ गया है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये सारे कॉपी करूंगा,
3 क्लासेस इस पे लगे हैं, एक टेबल का, एक टेबल डार्क का और एक टेबल हावर का। यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ से टेबल यहाँ पे, ये टेबल ऑलरेडी उसके ऊपर अप्लाइड है, तो हम इसके ऊपर ये 2 क्लासेस हमने और अप्लाई कर दिया, इसको सेव कर दिया। और ये यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई करेंगे, हमारे पास एग्जैक्टली इस तरह की टेबल आ रही है। नहीं बन रही इसके अंदर और उसकी पूरी CSS है। अभी अगर आप इसको देखना चाहें जी, हाँ हाँ हाँ, ये मैंने डायरेक्टली उसको लिंक किया हुआ है, वो आपने देखा, वो मैंने ऐप के ऊपर वो लिंक किया हुआ है, ताकि जब आप इसकी लोकल कॉपी रख लेंगे और आप कहेंगे बाकी सारी चीजें ऐसी हों, लेकिन ये मुझे ये वाला जो है ये मुझे जरा बोल्ड नजर आया, ये छोटा हो, तो आप क्या करेंगे, आप इसका जो CSS की जो लोकल कॉपी आपने रखी हुई है उसके अंदर आप सर्च करेंगे टेबल, टेबल डैश डार के अंदर फॉन्ट की साइज देखेंगे, साइज को छोटा कर देंगे और आपका काम चल पड़ेगा। तो जब ये मैं वो फर्क इसलिए, जब आपको CSS नहीं आती और आप फ्रेमवर्क यूज करेंगे, आप उसको एज अ ब्लैक बॉक्स यूज करेंगे, आप क्लासेस अप्लाई करेंगे, निकालेंगे, नहीं पता कि एग्जैक्टली उस क्लास के अंदर क्या हो रहा है। अब आपको पता है कि उस क्लास के अंदर किस तरह का कोड हुआ है, तो अब आप एग्जैक्टली अगर आपको ये पूरी क्लास चाहिए लेकिन एक चीज उसमें चेंज करनी है, तो आप डायरेक्ट जाकर उसके अंदर वो चेंज करेंगे और उससे क्या होगा, आपको नया इफेक्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर हम उसको देखना चाहें, होपफुली हमें यहाँ पे CSS भी निकाल के देगा, अदरवाइज अगर आप .css के अंदर जाएंगे तो आपके पास पूरा CSS जो है वो तो देखेंगे आपको कौन से मेथड लग रहा है और आप उसमें से कोई एक पिक करके अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हैं। बात सिर्फ क्लास कर लेंगे, की तरफ ये इतने सारे डिफरेंट CSS फाइल्स हैं, इसका ये मोस्ट जो मेन फाइल है वो ये bootstrap.css है, और आई थिंक इसका एक मेन वर्जन भी है, ये बूट का है, इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, मेन जो है ये हर फाइल का मेन वर्जन है, ये इसीलिए वही कोड होता है, लेकिन ये हमारे इस तरह की जो स्पेसिंग होती है ना, ये वाली, ये जो ह्यूमन रीडेबल है, अगर आप bootstrap.css को देखेंगे तो आपको ये वाला कोड नजर आएगा, आप .main को देखेंगे तो बीच में से ये स्पेसेस उड़ाई होती है, ये सारी चीजें
इस तरह से इस सारी चीजें इसको इस तरह से किया हुआ है और बिल्कुल इसको इस तरह से। सो वो जस्ट फाइल की साइज रिड्यूस करने के लिए दिस इज द मेन वर्जन। तो हम जनरली जब यूज करते हैं उसके लिए हम मेन वर्जन क्योंकि आप कोड के अंदर जाएं, जो क्लास अप्लाई करें उसको सर्च करें, उसी तरह की सीएसएस की स्टाइलिंग आपको नजर आएगी। यहाँ पे यूजर तैयार चीज में नहीं तैयार करें, यहाँ पे आपने तो चेंज करने को अप्लाई करें बीएस्ट है और फिर उसमें आप कोडिंग की एफर्ट जो है वो काफी ज्यादा उससे बच जाएगी। इसको बूटस्ट्रैप पैराग्राफ्स, इसके अंदर और वो पैराग्राफ वो अच्छा कंटेंट के अंदर आए और कंटेंट में टेबल्स नहीं यूज्ड कंटेंट। इस तरह से एंकर के आपके पास से सारे स्टाइल्स होंगे। सो एवरीथिंग इज डिफाइंड। अगर कोई चीज डायरेक्टली अप्लाई होगी ऑलरेडी उस एट्रीब्यूट डिफाइंड है, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स अप्लाई टू क्लासेस की वजह है टेबल के तो आपको एक स्टाइल चाहिए होगा। तो अगर आप टेबल को मॉडिफाई करेंगे तो आपको एक ही तरह का टेबल मिलेगा। इस तरह से टेबल्स के 8-10 क्लासेस हैं, आपको जो टेबल का स्टाइल पसंद है वो अप्लाई करें, आपको जो इमेज का स्टाइल पसंद है आप वो अप्लाई करें। सो जेन मोस्ट ऑफ द सीरीज यू वुड सी वुड बी अप्लाइड थ्रू क्लासेस। ठीक हो गया जी। अच्छा ये अगर लोड हो गया तब तक तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम अटेंडेंस लगा देते हैं। So, I'm confident about CSS after this. हमने शायद सारी चीजें CSS की नहीं कवर की कि एग्जैक्ट इस एलिमेंट की यही वैल्यू है फिर इसके साथ ये वैल्यू है, बट आई थिंक वी हैव जनरल स्ट्रक्चर। और अगर आपको किसी चीज का याद नहीं है क्या चाहिए किसके आपने लेटर px हम यूज करते थे, आपको रिव्यू दिया कि आपको नहीं आप उसको देख सकते हैं, उसको सर्च करने की किसकी जरूरत है। द मेन कोडिंग स्टाइल शुड बी यू आफ्टर दिस। आपको मेन स्ट्रक्चर HTML के अंदर कैसे कोड होता है और कैसे कोड होता है। सिर्फ ये हो सकता है कि आपको किसी प्रॉपर्टी का नाम ना पता हो, उसकी वैल्यू का नाम ना हो, ठीक है। उसके लिए मैंने आई थिंक सीएसएस की भी चीट शीट मैंने शेयर कर दी है वहां पे, तो वो आप एज एन यूज करें। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क एज अ डेवलपर तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस होती थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो हमसे 8-10 साल एक्सपीरियंस पे वो भी ये करते थे, क्योंकि एक वक्त में 5-6 लैंग्वेजेस के अंदर आप कोड कर रहे हो तो जनरली आप मिक्सअप कर सकते हो सिंटैक्स, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर अभी फिलहाल जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट की हमारे पास ये चीट जो मैंने शेयर की तो जरा कॉम्पैक्ट है, 1-2 पेजेस की, वो थोड़ी सी लंबी होती थी, मैनुअल होती थी 30-40 पेजेस की, तो वो पीडीएफ हमने साइट पे खोल के वो रखा होता था। आप सीएसएस के अंदर कर रहे हैं, सीएसएस का मैनुअल हमने 2-3 लैंग्वेज के अंदर वो 2-3 के हमने खोल के रखे होते थे। यहाँ पे मुझे टेबल चाहिए सीएसएस के अंदर, मैं जाके वहाँ पे सर्च कर देता टेबल और वहाँ पे मुझे टेबल के मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं वो नजर आते और मैं वहाँ से देख लेता। अच्छा मुझे ये भूल गया कि HTML के अंदर जो है मैंने इमेज का कैसे डालनी है, तो ये सोर्स और ये नाम अगर एट्रीब्यूट्स के मुझे भूल गए, वहां पे मैं HTML के अंदर जाके इमेज को सर्च करता हूँ, इमेज के सारी प्रॉपर्टीज और उसके वैल्यूज मेरे पास आ जा रही है। सो इट्स वेरी कॉमन कि आप ये सारी चीजें भूल जाएं। और देयर आर मैनुअल्स के जो आपको साइट पे अवेलेबल हो, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज चाहिए। अगर आपको वो नाम पता हो और आपके पास ये मैनुअल्स पड़े, आप स्ट्रेट में जाके वहां से कोड करें कि अच्छा टेबल के अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं, ऑर्डर सेट कर रहे हैं तो ये सारी ये सारी उसकी वैल्यूज है, फिर आपने उसमें से कोई एक उठा के उसको यूज करना है। सो रिमेंबरिंग देम इज नॉट